डियर फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस बुक जो कि इंग्लिश में वर्ड पावर मेड इजी है, इसका नाम मैं लाल किताब कहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज की। जैसे ज्योतिष के लिए लाल किताब पॉपुलर है, ज्योतिष की लाल किताब, उसी तरह से इंग्लिश स्टूडेंट्स को, इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश के वर्ड की नॉलेज देने के लिए वर्ड पावर मेड इजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ये बुक आप सभी ने खरीदी भी होगी, कुछ ने पढ़ने की कोशिश भी की होगी, कुछ को समझ आई होगी, कुछ को समझ नहीं आई होगी, कुछ शौक में खरीद लाए होंगे। तो उन सब की हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। पर्सनैलिटी आप सभी जानते हैं, व्यक्तित्व होता है हमारा, और अलग अलग तरह के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। कोई भी दो लोग समान हों, समान सोच रखते हों, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो इस बुक को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसके पहले चैप्टर से शुरू करेंगे जो कि पर्सनैलिटी के बारे में है। और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम रूट वर्ड के साथ कैटेगरी में बांट देंगे। रूट वर्ड को अगर आपने याद कर लिया तो आप बहुत सारे वर्ड को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रूट वर्ड है वो है ईगो। अब रूट वर्ड क्या होता है? जिसके आगे यानी कि जिससे पहले या जिसके पीछे कोई वर्ड जुड़ता है वो रूट वर्ड होता है। तो जो ईगो हमारा वर्ड है इसका मीनिंग होता है आई, सेल्फ। जब भी आप बात करते हैं खुद की तो आप ईगो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंट्रम। सेंट्रम का मीनिंग होता है सेंटर, यानी कि किसी चीज के बीच में होना। जब आप किसी चीज को फोकस करते हैं, किसी चीज को सेंटर में रखते हैं तो वो सेंट्रम कहलाता है, किसी चीज का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट है हमारा मैनिया। मैनिया एक तरह का पागलपन होता है, एक तरह का जुनून होता है। तो ये जो मैनिया है, मैनिया का मतलब होता है कि एक तरह से वो आदमी किसी चीज के पीछे पागलों की तरह एक धुन में सवार है। अब हम इन वर्ड्स को आगे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, ईगो जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं, ईगो का मीनिंग होता है सेल्फ, यानी कि खुद की बात करने, खुद का, अपने बारे में। ईस्ट, ईस्ट का मीनिंग होता है एक्सपर्ट, यानी कि जो खुद के लिए एक्सपर्ट हो। अब इसका पूरा डिटेल मीनिंग क्या आता है? जो अपने एडवांसमेंट, अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहता हो, जो खुद के इंप्रूवमेंट में यकीन करता है। नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। ये हमेशा अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बातें करता है। अकम्प्लिशमेंट का मीनिंग होता है अचीवमेंट्स, जो उसने अभी तक हासिल किया है। तो जो अकम्प्लिशमेंट होती हैं वो अपनी उपलब्धियां होती हैं, अपनी अचीव की हुई चीज होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक जो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों के बारे में, अपने खुद के बारे में सोचता रहता है, उसको अपनी इच्छाएं पूरी करने से मतलब होता है। ये अपने बारे में ही सोचता है, अपना ही फायदा सोचता है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, हम अपनी मस्ती में रहेंगे। ऐसा जो पर्सन होता है वो कहलाता है ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोमैनियक। ईगो का मीनिंग सेल्फ, मैनियक का मतलब पागलपन। दो वर्ड जुड़ गए। ईगो हमने अच्छे से स्टडी कर लिया, मैनियक को हमने स्टडी कर लिया। तो इन दोनों वर्ड को जब बनाया तो ईगो का मतलब सेल्फ, मैनियक का मतलब पागलपन। अब ये क्या होता है कि आपने स्कूल में बच्चे देखे होंगे कि इसने मेरे को इस नाम से बुला दिया, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा,
ये मेरे नाम बिगाड़ रहा है, ये मेरी इमेज को खराब कर रहा है, तो ये अपने एक खुद की दुनिया में ये कि मस्त रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टर। अल्टर का मीनिंग होता है अदर, कोई और। अब इससे जुड़े हुए वर्ड हैं अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट आपने सुना होगा लखनऊ के नवाबों के बारे में, पहले आप, यानी कि जो अपने आप को पीछे रखता है और दूसरों को आगे लेकर आते हैं। तो ऐसे इंसान जो हमेशा औरों के फायदे के बारे में सोचते हैं वो अल्ट्रुइस्ट कहलाते हैं। अल्टर का मीनिंग वही है अदर्स, उइस्ट का मतलब हो गया वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू अल्टरनेट। टू अल्टरनेट का मीनिंग है एक चीज को छोड़ देना और दूसरी को ले लेना। अल्टरनेट, जैसे बोलते हैं कि कोई अल्टरनेट तो होगा, यानी कि अगर हम इस चीज को छोड़ दें तो दूसरी को ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है एक बार एक आदमी बोल रहा है, दूसरी बार दूसरा आदमी बोल रहा है, तो वो दोनों क्या हो गए, आर्ग्यूमेंट। अल्टरकेशन का मीनिंग हो गया आर्ग्यूमेंट। अब है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मीनिंग क्या होता है, चेंज आना। चेंज, जैसे आपने कई बार कपड़े ऊंचे नीचे छोटे बड़े करवाए होंगे, तो वो क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। अल्टर का मतलब दूसरा। अब दूसरा क्या है, पहले के मुकाबले अगर आप दूसरा करोगे, दूसरी कोई चीज करोगे तो वो चेंज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अल्टर ईगो। अल्टर का मतलब है दूसरा, ईगो का मीनिंग है मैं। अब दूसरा मैं का मतलब क्या हुआ, जो बिल्कुल मेरी कॉपी हो, जिसको बोलते हैं कि भाई एक को निकाल लो दूसरे को बाहर कर दो, एक को अंदर कर लो दूसरे को बाहर निकाल दो। तो जो हमारी बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो, जिसका उठना बैठना बोलना बात करने का ढंग, जिसकी सोच हमारे जैसी बिल्कुल हो, तो वो हमारा क्या होता है, अल्टर ईगो। नए रूट वर्ड लेकर आया हूं। नए रूट वर्ड में सबसे पहला जो रूट वर्ड है वो है इंट्रो। इंट्रो का मीनिंग होता है इनसाइड, यानी कि अंदर की साइड। एक्सट्रो, एक्सट्रो का मीनिंग होता है आउटसाइड। इंट्रो इनसाइड, एक्सट्रो आउटसाइड। अब इन दोनों को मिलाकर बनती है दोनों साइड, वो हो गया एमबी। ए भी है बी भी है, यानी कि एमबी। एमबी का मतलब बोथ। आपने याद रखना है कि एमबी का मीनिंग बोथ होता है। अब जैसे ए और बी है तो दो साइड है, एक अंदर वाली साइड दूसरी बाहर वाली। नेक्स्ट हो गया वर्टो। वर्टो का मतलब होता है झुकाव, टर्न। जब हम कोई टर्न लेते हैं तो आपने देखा होगा बाइक एक साइड झुक जाती है, तो वो टर्न हो रही है ना, तो जो टर्न हो जाए, जो टर्न है वो वर्टो है। वर्टो को आपने जोड़ के रखना है। अब इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिए, वर्ड देखिए इंट्रोवर्ट। इंट्रो का मीनिंग क्या था, इनसाइड। वर्ट का मतलब जो झुकाव रखे, यानी कि जो अपने विचारों को अपने आप तक सीमित रखे। तो इसके जो विचार होते हैं ये अंदर की तरफ जाते हैं, यानी कि ये किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता, किसी को अपनी फीलिंग नहीं बताता। तो ऐसा इंसान क्या कहलाता है, इंट्रोवर्ट। हिंदी में इसको अंतर्मुखी स्वभाव का बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो का मतलब बाहर की साइड, आउटवर्ड। वर्टो मीन्स टर्न, जिसके विचार बाहर निकलते हैं, ये अपने विचार शेयर करता है, वो दूसरों को अपने दुख दर्द शेयर करता है। तो ऐसा इंसान क्या कहलाता है, एक्सट्रोवर्ट। जो ऐसी सोच रखता है, ऐसे स्वभाव का, ऐसी पर्सनैलिटी का जो इंसान होता है। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब क्या है कि ये कभी अपने विचार शेयर करता है, कभी नहीं करता। यानी कि किसी खास के साथ, जिसके साथ एक बार ये खुल गया, उसको अपने सारे दुख दर्द रो देगा, और जिसके साथ इसका मन नहीं मिला, ये अपने विचारों को अंदर ही अंदर रखेगा। बाजीगर मूवी में एक सॉन्ग आया था, जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। तो यानी कि ये कभी छुपाना जान लेता है, कभी ये जताना जान लेता है। तो ये एम्बीवर्ट होता है। एम्बीवर्ट का मीनिंग होता है जो इसके दोनों तरह के स्वभाव हों, बहिर्मुखी भी और अंतर्मुखी भी। तो ये तीन वर्ड आपने याद रखने हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रो का मतलब जो अपने आप में ही विचार मग्न रहे, एक्सट्रोवर्ट जो अपने विचार शेयर करे, और नेक्स्ट वर्ड है मिजन। मिजन का मीनिंग होता है हेट, नफरत करना। एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस का मीनिंग होता है मैनकाइंड, मनुष्य जाति। गाइनी, गाइनी का मीनिंग होता है वुमेन, औरत। गेमोस का मीनिंग होता है मैरिज, लिंक, जोड़ना। मोनो, मोनो का मतलब होता है वन। बाय, बाय का मीनिंग होता है टू।
पोली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मल्टीपल, और फिल का मीनिंग होता है लव। तो ये रूट वर्ड आपने याद करने हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। अगर आप इन रूट वर्ड को याद रखेंगे तो आप किसी भी वर्ड को मिस नहीं करेंगे। आपको वर्ड मीनिंग याद करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। बहुत ही इजी है इन रूट वर्ड्स की हेल्प से वर्ड याद करने। अब इनसे जुड़े हुए नए वर्ड सीखने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है मिजनथ्रोप। अब मिजन का मतलब होता है हेट, अलग अलग करके देखते हैं। मिजन का मतलब हो गया हेट, थ्रॉप का मीनिंग हो गया, एंथ्रोप का मीनिंग हो गया पीपल, मैनकाइंड। दो वर्ड, मिजन हेट करना, एंथ्रोप पीपल। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जो मनुष्य जाति से, मनुष्य जाति से नफरत करता है, लोगों से नफरत करता है। तो वो वर्ड क्या हो गया अपना? मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप वो इंसान, ऐसा इंसान जो और लोगों से नफरत करता है। नेक्स्ट वर्ड है मिसोगनिस्ट। मिसोगनिस्ट, मिस का मतलब हो गया हेट करना, गायनिस्ट लेडीज के लिए बरता जाने वाला वर्ड है। तो दोनों वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? हेट्स वुमेन, ऐसा इंसान जो औरतों से नफरत करता है। मिसोगनिस्ट, औरतों से नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड बना है मिसोगेमिस्ट। इसमें मिस का मतलब हेट करना, गेमिस्ट जो वर्ड है ये गेमोस से आया है, जिसका मीनिंग होता है मैरिज करना। तो ऐसा इंसान जो मैरिज से हेट करता है, मिसोगमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप का मीनिंग होता है ह्यूमन, लॉजी का मीनिंग होता है साइंस। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है ये आदमी कैसे विकसित हुआ इसकी स्टडी है। गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजी में दो चीज आ गई। लॉजी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्टडी या साइंस। तो गायनो लेडीज से जुड़ा हुआ वर्ड है, गायनोकोलॉजिस्ट जो औरतों से जुड़ी हुई बीमारियों की स्टडी करता है। मोनोगेमी, मोनो का मीनिंग एक, गेमी का मतलब मैरिज। तो जो एक मैरिज की प्रथा है जिसमें इंसान एक टाइम पर एक ही मैरिज करता है वो मोनोगेमी कहलाती है। बायगेमी, बाय में दो, गेमी मीन्स मैरिज। तो एक टाइम पर जो दो मैरिज रखता है, तो एक टाइम पर दो मैरिज करना बायगेमी कहलाता है। मिसोगमी, मिसो का मीनिंग हेट, गेमी मीन्स मैरिज। जो शादी से नफरत करता वो मिसोगमी कहलाता है। फिलेंथ्रोपी, फिल का मीनिंग लव, एंथ्रोपी का मीनिंग मैनकाइंड। तो जो मनुष्य जाति से, मनुष्यों से प्यार करता है वो फिलेंथ्रोपी कहलाती है। जो दान दक्षिणा है, लोगों की भलाई जो चाहते हैं वो फिलेंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है पोलीगाइनिस्ट। पोली का मतलब मल्टीपल, गाइनिस्ट का मतलब औरत, वाइव्स। यानी कि एक समय पर एक से ज्यादा पत्नियां रखने की जो प्रथा है वो पोलीगाइनिस्ट कहलाती है। ऐसा इंसान जो एक टाइम पर एक से ज्यादा पत्नियां रखता है, जिसकी एक से ज्यादा पत्नी हैं, वो क्या है? पोलीगाइनिस्ट है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है पोली एंड्रियस्ट। पोली का मीनिंग मल्टीपल, एंड्रियस जो वर्ड है ये एंड्रोस से बना है जिसका मीनिंग होता है मेल। अब मेल क्या होंगे? हस्बैंड होंगे। तो ऐसी प्रथा जिसमें एक औरत एक से ज्यादा पति रखती है वो क्या कहलाती है? वो औरत क्या कहलाती है? पोली एंड्रिस्ट। ये प्रथा क्या कहलाती है? पोली एंड्रिस्ट। भारत के अभी भी बहुत सारे कबीलों में ऐसी प्रथाएं हैं जहां पर एक पत्नी के कई सारे पति होते हैं। महाभारत में एक ही टाइम पर पोलीगानिस्ट और पोली एंड्रिस्ट दोनों ही प्रथाएं प्रचलन में थी। आप देखेंगे द्रौपदी की शादी का एग्जाम्पल ले लीजिए, और अर्जुन की भी काफी पत्नियां थी, भीम की भी मैरिज 2-3 हुई थी। तो वो दोनों प्रथाएं क्या थी? सेम टाइम पर प्रचलित थी, पोलीगाइनिस्ट और पोलीएंड्रिस्ट। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि रूट वर्ड याद रखने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के रूट वर्ड्स हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश के बारे में और ज्यादा लर्न करने का मन बनेगा और आपको इंग्लिश बहुत इजी लगने लग जाएगी। इन्हें आप एक नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्टर। डेक्स्टर का मीनिंग है राइट हैंड। सेम उसी तरह से वर्ड है ड्रॉइट। ड्रॉइट का मीनिंग भी होता है राइट हैंड। पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था जो राइट हैंड से लिखते हैं वो स्किलफुल होते हैं, वो सही होते हैं। और जो इससे ड्रॉइट राइट हैंड यानी कि जो राइट हैंड से काम करता वो कौन हुआ? स्किलफुल। तो इससे जुड़ा हुआ जो वर्ड है वो है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या हुआ? जो स्किलफुल है। तो स्किलफुल किसे माना गया? जो सही है। अब सही कौन था? जो राइट हैंड से काम करता था। तो वो कौन हुआ? डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मीनिंग स्किलफुल, हुनरमंद। नेक्स्ट वर्ड है एड्रोइटनेस। एड्रोइटनेस का मीनिंग क्या हुआ?
क्लेवरनेस, हुनरमंद, जिसमें कोई ना कोई हुनर है, वो बच्चा, वो क्या कहलाया, वो आदमी, ऐसा इंसान क्या कहलाया, स्किल्ड या क्लेवरनेस। जो किसी के अंदर कोई हुनर है वो एड्रोइटनेस है। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी का मीनिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोनों। डेक्स्ट्रस मीन्स हैंड, तो जो एक टाइम पर दोनों हैंड अपने यूज कर सकता है। जैसे आपने 3 इडियट में देखा होगा वायरस का कैरेक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, वो एक टाइम पर दोनों हाथों से काम कर रहा है, लिख रहा है, तो वो वीरू सहस्त्रबुद्धे। तो वीरू सहस्त्रबुद्धे कौन हुआ, एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से काम करता है। सिनिस्टर, सिनिस्टर कौन होता है, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से काम करना कोई पाप नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि जब 10 आदमियों में से 9 आदमी राइट हैंड से लिख रहे होंगे तो एक आदमी लेफ्ट हैंड से लिख रहा होगा, तो वो मेजोरिटी, बहुमत किसके खिलाफ है, उस लेफ्ट हैंड वाले के खिलाफ। तो उसको उन्होंने क्या कह दिया, सिनिस्टर, जो एविल, जो औरों को डिस्टर्ब करे। एविल का मतलब ये नहीं कि वो कोई दैत्य था या कोई राक्षस था या कोई वो बुरा था, नहीं, बस वो 9 एक तरफ थे, वो 10 एक तरफ थे। सेम मीनिंग है गॉश, गॉश का मीनिंग लेफ्ट हैंड। अब जब 9 आदमी राइट हैंड से लिख रहे होंगे तो उसमें वो एक लेफ्ट हैंड से लिखने वाला उनको थोड़ा अजीब लगता था और उनको डिस्टर्ब करता था। तो इसलिए पुराने टाइम में जब कभी इंग्लिश डेवलप हो रही थी, लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, तो लेफ्ट हैंड से काम करने वाले को उन्होंने ऑकवर्ड कह दिया, मींस गॉश कह दिया, जबकि इन चीजों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एस्केट्स। एस्केट्स का मीनिंग होता है मॉन्क। अब मॉन्क कैसी लाइफ जीते हैं, भक्ति की और अकेलेपन की। तो जो अकेला रहना और भक्ति करना, ये क्या हो गया, एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म का मीनिंग है जो अकेले रहकर भक्ति की जाती है, अकेलापन, प्रभु भक्ति। अब सबसे पहले मेरे पास रूट वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। अब ये जो ऑब्स्टेट्रिक्स होता है ये लैटिन लैंग्वेज से रूट वर्ड लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में विदेशी भाषाओं के बहुत सारे वर्ड हैं, तो ऑब्स्टेट्रिक्स एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मिडवाइफ। अब मिडवाइफ कौन होती है, मिडवाइफ कब ये काम आते हैं, मिडवाइफ काम आती प्रेगनेंसी के टाइम पर। अब प्रेगनेंसी के टाइम पर वाइफ की केयर कौन करता है, हस्बैंड करता है, लेकिन हस्बैंड की गैर मौजूदगी में बच्चे की केयर से रिलेटेड, एक प्रेग्नेंट लेडी की केयर से रिलेटेड सारे कामकाज मिडवाइफ करती है। मिडवाइफ का काम होता है बच्चे की केयर करना, बच्चा पैदा करवाना, या बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान औरत को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें उसकी टेक केयर करना। तो ये सारा काम कौन करती है, मिडवाइफ। तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, मिडवाइफ। और CIAN का मीनिंग होता है एक्सपर्ट, जो किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट होता है। जैसे हाथ का जो काम होता है, इलेक्ट्रीशियन, आपने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन, तो हाथ से रिलेटेड काम इलेक्ट्रिक का एक्सपर्ट कौन हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ। तो उसी तरह से ऑब्स्टेट्रिशियन का मीनिंग क्या हुआ, जो प्रेगनेंसी का और जो चाइल्ड बर्थ का एक्सपर्ट होता है वो कौन कहलाता है, ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का मीनिंग क्या हुआ, जो बच्चे पैदा करवाने का एक्सपर्ट हो, जो एक प्रेग्नेंट लेडी की टेक केयर का एक्सपर्ट हो। प्रेग्नेंट लेडी की केयर करने वाला कौन कहलाएगा, ऑब्स्टेट्रिशियन। तो आप देखेंगे जब भी आप कहीं किसी लेडी डॉक्टर जो स्पेशली औरतों के रोगों की जो माहिर होती है, वहाँ पर लिखा होता है ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट। खैर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैडोस। पैडोस का मीनिंग होता है चाइल्ड। अब जो पैडोस वर्ड है इसका ये रूट वर्ड है, जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये रूट वर्ड है और रेड कलर में इनके मीनिंग है। तो पैडोस का मीनिंग हो गया चाइल्ड, और CN हमने अभी ऊपर पढ़ा है, तो CN का मीनिंग क्या हो गया, एक्सपर्ट। तो पीडियाट्रिशियन का मीनिंग हो गया जो नए जन्मे बच्चों की केयर करता है। पीडिया का मीनिंग बच्चा। अब बच्चा कौन सा, जो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुए हैं, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जो उनकी केयर करता है, उनकी देखभाल करते हैं, वो डॉक्टर क्या कहलाते हैं, पीडियाट्रिशियन। अब यहाँ पर देखिएगा ट्रीट का मीनिंग क्या होता है, केयर करना, और इन्फेंट का मीनिंग होता है नए जन्मे बच्चे। तो जो नए न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जो नए जन्मे बच्चे हैं, उनकी केयर करने वाला डॉक्टर क्या कहलाया जाएगा, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, रूट वर्ड है पेडिस। जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये रूट वर्ड है, रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये मीनिंग है। डेमोस का मीनिंग होता है पीपल, और एगोगोस का मीनिंग होता है लीडिंग या लीडर। लीडिंग का मतलब अगुवाई करने वाला। अब पेडिस का एक मीनिंग हम ये ले लेते हैं, बच्चे।
क्योंकि फुट हमारे पैर में नीचे होते हैं, तो छोटे बच्चे। गोजी का मीनिंग हो गया लीड करना, लीड करने के नियम कायदे कानून। तो पेडागोजी का मीनिंग हो गया पढ़ाने का, यानी कि रास्ता दिखाने की एक साइंस, रास्ता दिखाने का एक तरीका। पेडागोजी, जो भी कोई टीचर लगते हैं साइंस के, एसएसटी के, हिस्ट्री के, उन सभी को ये पेडागोजी पढ़नी पड़ती है उस सब्जेक्ट की, यानी कि उस सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडिंग। एक टीचर का काम होता है बच्चों को रास्ता दिखाना, तो अब बच्चों को रास्ता कौन दिखाएगा? लीड करेगा, बच्चों को लीड करना। तो इसके किसके अकॉर्डिंग होगा? पेडागोजी के अकॉर्डिंग होगा। अब जो डेमोगॉग है, अब ये डेमोगॉग को क्या होता है? डेमोस का मीनिंग हो गया पीपल, गॉग का मीनिंग हो गया एगोगोस से ये वर्ड बना लीडर। लेकिन कौन सा लीडर? ये थोड़ा सा टर्म उल्ट है। जो सेल्फिश लीडर हो, जो फॉल्स क्लेम करता है पावर में आने के लिए, जो लोगों को झूठे वादे करता है और वादे करने के बाद फिर वो भूल जाता है अगले 5 साल के लिए। तो ऐसा जो लीडर होता है वो डेमोगॉग कहलाता है। जो सेल्फिश लीडर होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब होता है, पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता। ये एक बब्बू मान का सॉन्ग है, 5 साल ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਿਜ ਲੈਂਦੇ ਆ कंडे। तो वो कौन होते हैं? ऐसे ऐसे लीडर को सिलेक्ट करते हैं जब हम, तो वो डेमोगॉग कहलाता है। डेमोगॉग का मीनिंग सेल्फिश लीडर। नेक्स्ट अपना रूट वर्ड है डर्मा, जिसका मीनिंग होता है स्किन। डर्मा जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया है, जिसका मीनिंग होता है स्किन। स्किन मीन्स चमड़ी, आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाइपो। हाइपो भी ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया है, ये रूट वर्ड है। इसका मीनिंग होता है अंडर, यानी कि किसी चीज के नीचे। नेक्स्ट वर्ड है एपी। तो अब डर्मा और हाइपो में देखिएगा, स्किन और हाइपो का मीनिंग हो गया अंडर। जो एपी वर्ड है, एपी का मीनिंग होता है आउटर, यानी कि बाहर की साइड वाला। एपी बाहर की साइड वाला, अंडर अंदर की साइड वाला। नेक्स्ट वर्ड है, रूट वर्ड है आईटीएस। अभी आईटीएस क्या है? ये है सफिक्स। सफिक्स वो होते हैं जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं, जो वर्ड के एंड में जुड़ते हैं। प्रीफिक्स होते हैं जो किसी वर्ड की शुरुआत में जुड़ते हैं। तो आईटीआईएस, आईटीआईएस क्या है? एक सफिक्स है जिसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मीनिंग होता है किसी चीज का बढ़ जाना या फूल जाना। तो आपने आज ये अभी 4 रूट वर्ड यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। अब इनका यूज देखते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है वो है डर्मेटोलॉजी। अब इसमें डर्मेटा का मीनिंग, डर्मा आपने पढ़ लिया, स्किन। लॉजी जो होती है वो किसी चीज की साइंस या स्टडी होती है। तो डर्मेटोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? स्टडी ऑफ स्किन। जब भी आपको कोई स्किन डिजीज होती है तो आप किसके पास जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, स्किन के डॉक्टर के पास, स्किन के एक्सपर्ट के पास। तो उन्होंने क्या स्टडी की हुई होती है? डर्मेटोलॉजी की। डर्मेटोलॉजी की स्किन जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ स्किन। तो स्टडी ऑफ स्किन को क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है अपना टैक्सीडर्मी। अब ये जो टैक्सीडर्मी है, टैक्सीडर्मी का मीनिंग होता है ये भी 2 वर्ड है। डर्मी मीन्स स्किन। कई बार आपके सामने ऐसे वर्ड होंगे जिनका आपको कुछ नहीं आता पता चलेगा, तो यहाँ पर रूट वर्ड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब डर्मा आप समझ चुके हैं, डर्मा क्या चीज़ है? डर्मा का मतलब स्किन है। जो टैक्सी जो मीनिंग है, इसमें जो टैक्सी रूट वर्ड है ये मीनिंग है, इसका मीनिंग है तो अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने देखा होगा कई बार गांव से जो बच्चे आते हैं उनको इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज होती है कि जब कई बार कोई एनिमल का बच्चा मर जाता है तो हम उस एनिमल के बच्चे में एक छोटा सा पुतला बनवा लाते हैं उसी की स्किन से, जिसमें तूड़ी वगैरह डली होती है। तो स्टफिंग ऑफ एनिमल स्किन, जो एनिमल स्किन की अरेंजमेंट के काम आते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना हाइपोडर्मिक। अब ये हाइपोडर्मिक क्या है? हाइपो का मीनिंग हो गया अंडर। अब जैसे आप देखेंगे स्किन, स्किन के बिल्कुल ठीक नीचे वाले जो पार्ट होता है वो अंडर द स्किन कहलाता है। एपिडर्मिस, एपी का मीनिंग हो गया आउटर, बाहर। डर्मिस मीन्स स्किन, तो आउटर लेयर ऑफ द स्किन। अब नेक्स्ट वर्ड है पैचीडर्म। अब इसका जो पैचीडर्म है, पैची का मतलब होता है थिक, मोटा। अब मोटे स्किन वाले कौन होते हैं? एलिफेंट होते हैं, हाइपोपोटामस होते हैं, राइनो होते हैं। तो पैची का मतलब थिक और स्किन, डर्म का मतलब स्किन। तो ऐसे जानवर जिनकी स्किन मोटी है वो है एलिफेंट, हिपोपोटामस और राइनो। डर्मेटाइटिस, कई बार आप जैसे देखेंगे स्किन पे मोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं तो सोजिश आ जाती है,
सुज हो जाती है, स्किन को सोजन आ जाती है, उसको बोलते हैं डर्मेटिटिस। ये एक बीमारी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, स्किन का फूल जाना। तो डर्मेटिटिस ऑफ स्किन का मीनिंग, डर्मेटिटिस का मीनिंग क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। तो इस तरह से आपने इन वर्ड्स को यूज करना सीख लिया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से रूट वर्ड हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे जैसे आप ये रूट वर्ड सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज बढ़ती जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका मन लगता जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्थल्मस। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं ये रूट वर्ड है और जो रेड कलर में है ये इनके मीनिंग है। ऑप्थल्मस का मीनिंग भी आई होता है और ओकुलस का मीनिंग भी आई होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना इन दोनों वर्ड का मीनिंग आई होता है, देखने से रिलेटेड। मोनो का मीनिंग होता है एक, वन। बाई, बी आई का मीनिंग होता है टू। जैसे बाइसिकल में कितने पहिए होते हैं, दो होते हैं, तो बाइसिकल। ट्राइसिकल, ट्राई का मतलब तीन, तो ट्राइसिकल का मतलब क्या हुआ, तीन पहिए वाला। अब दूरबीन आपने देखी होगी, दूरबीन में कितने पॉइंट होते हैं, दो होते हैं, बायनोकुलर्स। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, अब यहां पर दो नए वर्ड आप देख रहे हैं, ऑप्सिस और ऑप्टिकोस। ये किस चीज से रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड। विजन का मतलब होता है आपके देखने की कैपेसिटी, जिस चीज को आप देख सकते हैं, आपका विजन ब्लर हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि विजन ब्लर हो रहा है, यानी कि जो नजर आ रही थी चीजें वो हमें धुंधली दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका मेट्रॉन। मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स किसी चीज को मापना, पैमाइश करना। तो यहां पर आपने मेट्रॉन वर्ड को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मेजरमेंट का मीनिंग किसी चीज की पैमाइश, मापना। तो यहां पर आप देखें कितने सिंपल से ये रूट वर्ड है। अब इनका यूज देखिएगा। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मीनिंग हो गया उस चीज का स्पेशलिस्ट, उस चीज का एक्सपर्ट। ऑप्थल का मीनिंग हो गया आई। अब जो आई का एक्सपर्ट होगा, जो आई का इलाज करेगा, वही एक्सपर्ट होगा ना। तो वो कौन हुआ, हु डू आई ट्रीटमेंट। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कौन हुआ, जो आंखों का ट्रीटमेंट करता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन हुआ, हु मेजर्स आई विजन। ऑप्टो का मीनिंग क्या हुआ, विजन। मेट्रिस्ट का मीनिंग क्या हुआ, जो उसको मापता है। तो आंखों के विजन को जो मापता है। जब आप आंखें चेक करवाने जाते हो तो आपकी आंखों का विजन चेक किया जाता है कि ये कितनी दूर तक देख सकती हैं। मेजर्स मीन्स पैमाइश करना, मापना। आप सभी जानते हैं कि हमारी आई साइट 6/6 होती है। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो आंखों का ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट करने से पहले उसको मेजरमेंट चाहिए, तो वो कौन करेगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑकुलर, ऑकुलर का मीनिंग रेफर्स टू आई, यानी कि आंखों से रिलेटेड कोई भी बातचीत होगी तो हम क्या करेंगे, ऑकुलर। उसको ए आर का मीनिंग होता है उस चीज से रिलेटेड। मोनोकल, मोनोकल का मीनिंग होता है एक आंख का लेंस। मोनो का मीनिंग एक, ओकल का मीन्स लेंस। बाइनोकुलर्स, अब बाइनोकुलर का मीनिंग क्या होता है, बाई का मतलब दो, कुल ओकुलर्स मीन्स आंखों से रिलेटेड। अब आंखों पे क्या चढ़ेंगे, अपने चश्मे चढ़ेंगे, तो लेंस फॉर टू आईज। आंखों पर लेंस लगेंगे तो लेंस फॉर टू आईज। सीएन, ऑप्टिशियन, सीएन का मीनिंग एक्सपर्ट। हम बार बार इस चीज को दोहराते जा रहे हैं, सीएन मीन्स एक्सपर्ट। और ऑप्ट का मीनिंग लेंस, आंखों से रिलेटेड, देखने से रिलेटेड। तो जो लेंस का एक्सपर्ट है, जो आपके चश्मे बनाता है, वो कौन हुआ, ऑप्टिशियन। आप चश्मे की दुकान के बाहर लिखा देखेंगे ऑप्टिशियंस, ऑप्टिकल्स। तो यहां पर आपको ये ऑप्टिशियन वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। और खास तौर से यहाँ पर आंखों से रिलेटेड बातें चल रही हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कभी आंखों के डॉक्टर से मिलना पड़े, आंखों से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल जवाब हो, तो इन वर्ड्स को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट रूट वर्ड है अपना कार्डिया, जिसका मीनिंग होता है हार्ट। न्यूरो, जिसका मीनिंग होता है नर्व। अब कार्डिया जो रूट वर्ड है, इसका मीनिंग आता है हार्ट, न्यूरो का नर्व, और साइकी, साइकी का मीनिंग होता है माइंड, दिमाग, मानसिक दशा। अब कार्डिया का मीनिंग हो गया आपका हार्ट, तो कार्डिया को जो हम इंग्लिश में यूज किया, इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई, ये बन गया कार्डियो। लॉजी का मीनिंग आपको पता चल चुका है, स्टडी होती है किसी चीज़ की, साइंस या उसकी स्टडी। तो कार्डियोलॉजी क्या हुई, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की स्टडी क्या कहलाएगी आपकी, कार्डियोलॉजी। और जो हार्ट का डॉक्टर होता है वो कौन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट का एक्सपर्ट होता है वो कौन हुआ, कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी नर्व की स्टडी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। अब अपना जो नर्व सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, माइंड में है, तो दिमाग का डॉक्टर, जिसको जब ब्रेन पे चोट लगती है, यहाँ पर चोट से रिलेटेड है ये, तो जब नर्व सिस्टम आपका, नर्व पर जब चोट लगती है तो कहाँ, कौन इलाज करता है आपका, न्यूरोलॉजिस्ट। और उसने कौन सी चीज़ की स्टडी की होती है, न्यूरोलॉजी की स्टडी की होती है। नेक्स्ट अपना आप देखेंगे कि न्यूरोलॉजी यानी कि न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स कौन, जो अपने ब्रेन में छोटे छोटे नर्व हैं, उनकी जो स्टडी करने वाला डॉक्टर हुआ वो कौन हुआ, आपका न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका साइकियाट्रिस्ट। अब साइकियाट्रिस्ट में साइकी किस चीज़ से रिलेटेड है, माइंड से, और ट्रिस्ट किस चीज़ से, उसका एक्सपर्ट। अब यहाँ पर ब्रेन पे चोट नहीं लगी है, इमोशनल अत्याचार हुआ आपका। जब आप मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, एक बुरा टाइम आता है जब आपके दिमाग में हर चीज़ नेगेटिव चल रही होती है, तो जब भी आपके दिमाग में कोई चीज़ नेगेटिव चल रही है, इट मीन्स आपका दिमाग सही ढंग से पॉजिटिवली काम नहीं कर रहा है, आप निराशा से घिर चुके हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर काम नहीं आते, आपको माइंड के एक्सपर्ट काम आते हैं। नेक्स्ट अपने हैं ऑर्थो। ऑर्थो का मीनिंग होता है स्ट्रेट, सीधा करना। कोई भी चीज़ जो टेढ़ी है उसको सीधा करना, वो कहलाता है स्ट्रेट। आपने मोस्टली ऑर्थो को हड्डियों से जुड़ा हुआ पाया होगा, हड्डियों से ये बाद में जुड़ा, लेकिन पहला इसका मीनिंग बना स्ट्रेट, किसी चीज़ को सीधा करना, सीधा होना कोई चीज़। डोंटिक्स, आपने डेंटिस्ट वर्ड तो सुना होगा, वो जो डेंटिस्ट वर्ड है वो डोंटिक्स वर्ड से आया है। डोंटिक्स का मीनिंग होता है टीथ, दांतों से रिलेटेड, दांत। गैरास, गैरास जो है इसका मीनिंग होता है ओल्ड एज, बुढ़ापा, तो जब सभी ने बूढ़ा होना है। लेट्रिया, लेट्रिया का मीनिंग होता है मेडिकल हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है इलाज होना, किसी चीज़ का जख्म भरना या कोई चीज़ ठीक हो जाना। तो जब आप मेडिकली ठीक होते हैं तब आप लेट्रिया होता है। अब इसको हम सेगमेंट करते हैं और समझते हैं। ऑर्थो पेडिस्ट, ऑर्थो का मीनिंग सीधा करना। पेडी, पेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की हड्डियाँ जैसे टेढ़ी हो जाती हैं बचपन में ही, कमज़ोर नाजुक हड्डियाँ होती हैं, तो जो हड्डियाँ टेढ़ी हैं उनको सीधा करना। IST जुड़ गया तो मीनिंग हो गया उनका एक्सपर्ट, यानी कि हड्डियों को सीधा करने वाला। बोन स्पेशलिस्ट कौन होगा, ऑर्थोपेडिस्ट। जो भी आपकी हड्डियों का इलाज करेगा, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन कौन देगा, ऑर्थोपेडिस्ट आपका ट्रीटमेंट करेगा, आपका इलाज करेगा। ऑर्थोडोंटिक्स, अब ऑर्थो का मीनिंग हो गया सीधा करना, डोंटिक्स हो गया दांत। कई बार टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही डिजाइनर दांत होते हैं कुछ आदमियों के, तो उन डिजाइनर दांत सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ी हंसी की बात हो गई, तो जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनको सीधा कौन करता है, ऑर्थोडोंटिक्स, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिया। अब न्यूरोलॉजिया का मतलब क्या हो गया, नर्व पेन, तो जो आपकी मांसपेशियों में, आपके नर्व सिस्टम में जो भी दर्द होता है, ये एक वर्ड रह गया था एल्जिया, जिसका मतलब होता है दर्द, पेन, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो नर्व पेन कौन हो, ठीक है, नर्व पेन का मीनिंग क्या हुआ है, न्यूरोलॉजिया। नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रिटाइटिस। अब ये जो न्यूरिटाइटिस है, आइटिटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन, सोजिश, सुझाव आ जाना, सोजन आ जाना। तो जब नर्व में आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो क्या होगी, न्यूरिटाइटिस। नेक्स्ट आपका है साइकियाट्री। साइकियाट्री का मीनिंग क्या हुआ, साइकी किस चीज़ से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। तो मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट जो कहलाता है
वो क्या कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा साइकियाट्री, तो यहाँ पर जो लेट्रिया वर्ड है, लेट्रिया मेडिकल हीलिंग, तो मेंटल डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट होगा वो आपका साइकियाट्री होगी। तो इस तरह से आपने ये वर्ड अंडरस्टैंड करने हैं। हमेशा की तरह जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं वो हमारे रूट वर्ड हैं, रेड कलर में जो लिखे हुए हैं वो हमारे मीनिंग है। तो सबसे पहला वर्ड है पैरी। पैरी का मीनिंग होता है चारों तरफ, अराउंड या सराउंडिंग्स, किसी चार चीज के चारों तरफ घेरा डालना, बाहरी इलाका। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंडो। एंडो का मीनिंग होता है अंदर की साइड, इनर सर्कल, अंदरूनी हिस्सा। अंदरूनी हिस्सा आप समझ रहे हैं, किसी चीज के बाहर की जो अंदर की साइड होता है। एक्सो, आउटर साइड। आउटर साइड जैसे रिंग रोड बना होता है वो क्या है, आउटर साइड। अब उससे जुड़े हुए वर्ड समझते हैं। सबसे पहला वर्ड आ गया पेरियोडोंटिस। पेरियोडोंटिस, अब पेरी का मतलब हो गया बाहर की तरफ। अब दांत के बाहर क्या है, गम्स है। गम्स मतलब मसूड़े। तो जो मसूड़ों का स्पेशलिस्ट है, किसी के गम्स फूलते हैं, गम्स में दर्द रहता है, तो उनका जो स्पेशलिस्ट होता है वो कौन होता है, पेरियोडोंटिस। अब दो एस के बीच में टी आएगा तो टी साइलेंट रहेगा, तो यहां पर एस टी एस जो लास्ट में आप देख रहे हैं इसमें टी को साइलेंट रखना है। पेरियोडोंटिस, गम स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है पीडियाट्रिशियन। तो जो गम्स का स्पेशलिस्ट है, दांतों का, मसूड़ों का, वो कौन हो गया, पेरियोडोंटिस। पीडियाट्रिशियन हमारा नेक्स्ट वर्ड है। पीडिया का मीनिंग आप जानते हैं इन्फेंट, बच्चे, छोटे बच्चे। और सियन, आट्रिशियन का मतलब जो, ट्रिशियन का मतलब जो उनकी केयर करता है, उनका इलाज करता है। तो बच्चों का इलाज कौन करता है, पीडियाट्रिशियन बच्चों का इलाज करता है। एंडोडोंटिक, एंडो का मतलब इनर साइड। अब दांतों की अंदर की साइड क्या है, वो है उनकी जड़। आपको कभी दांत में कीड़ा लगा हो तो ज्यादा जब दांत खराब हो जाता तो उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है वो कौन करता है, एंडोडोंटिक। एंडोडोंटिक मतलब ऐसा डॉक्टर जो दांत को अंदर सी साइड से ठीक करने का एक्सपर्ट है। एक्सोडोंटिक्स, एक्सोडोंटिक्स मतलब जो बाहर की साइड ठीक करेगा, इलाज करेगा दांतों को बाहर निकालने का। टूथ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मीनिंग होता है किसी चीज को बाहर निकालना। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा थर्म। इसका मीनिंग होता है हीट, थर्म हीट। बैरोस, बैरोस होता है वेट। आप बैरोस को प्रेशर भी कह सकते हैं। जब किसी चीज का प्रेशर पड़ता है तभी उसमें वेट आता है। आप कभी भी देखना, वेट करने वाली मशीन, उसके ऊपर जब आप खड़े होते हैं प्रेशर डालते हैं तभी वो आपका वेट बताती है। नेक्स्ट वर्ड है स्फिग्मोस। स्फिग्मोस का मीनिंग होता है पल्स। आपने देखा होगा कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो क्या है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, एक साउंड देता है वो, जिस पे हम मेजरमेंट करते हैं, जो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। यही ऊपर नीचे जाना ही पल्स कहलाता है। तो ये कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी जीरो की तरफ कभी ऊपर की तरफ। तो ये ऐसे आपने देखा होगा, एक मीटर होता है जो मापता है इनको। अब इससे जुड़े हुए वर्ड देखिए, थर्मोमीटर। इसको सेगमेंट कर लीजिए। जो टेम्परेचर मापने वाला होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट, इसको सेगमेंट कीजिए, दो वर्ड में बांट दीजिए। थर्म का मीनिंग हीट, जो गर्मी क्रिएट होती है। मेट्रोन हमने एक वर्ड पहले पढ़ा था, तो मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजरमेंट, मापना, किसी चीज़ को मेजर करना, किसी चीज़ का माप लेना। तो यहाँ पर मेट्रोन वर्ड से और थर्मोमीटर से हमारे पास एक नया वर्ड आ गया, थर्मोमीटर। दोनों के दोनों रूट वर्ड से मिलके आपको एक नया वर्ड बनाना आ गया। टेम्परेचर की मेजरमेंट जो करता वो थर्मामीटर होता है। नेक्स्ट वर्ड है बैरोमीटर। अब बैरो का मीनिंग जो दबाव पड़ता है या जो प्रेशर होता है, हवा का भी एक दबाव पड़ता है हमारे ऊपर, तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको जो मापता है
वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आपने सुना होगा हवा का दबाव कम होने से बारिश हुई, या हवा का दबाव ज़्यादा होने से बरसात हुई। तो इस तरीके से आपने ये वर्ड सुना होगा। तो उसको कौन मापता है? बैरोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्फिग्मो मैनोमीटर। अब स्फिग्मो वर्ड हम पढ़ चुके हैं, पल्स हैं। अब इसको सेगमेंट कर लिया तो स्फिग्मो वर्ड आपको पता चल गया। मीट्रॉन वर्ड आप पहले से जानते हैं। इन दोनों वर्ड को, रूट वर्ड को मिलाकर अपना पास जो नया वर्ड बना वो क्या बन गया? ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करने वाला। अब तो हमारे पास जो स्फिग्मोमीटर है ये क्या है? ब्लड प्रेशर की पैमाइश करने वाला स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मो आपको पता है कि ये पल्स से रिलेटेड है, मीटर जो है हमारा ये मापने से रिलेटेड है। तो दोनों वर्ड को मिलाकर हमारे पास एक नया वर्ड मिल गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टियन। ऑस्टियन का मीनिंग होता है बोन। जब भी आपको वर्ड ऑस्टियन दिखाई दे आप समझ जाना हड्डियों से रिलेटेड बात हो रही, बोन। पैथोस का मीनिंग होता है डिजीज। पैथोस, आपने पैथोलॉजी लैब देखी होंगी। पैथोलॉजी का मतलब बीमारियों की जो रिलेटेड जो लैब्स होती हैं जिसमें बीमारी का पता लगाया जाता है कि बीमारी क्या है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन्स बीमारी पता करने की स्टडी। तो अब यहाँ पर पैथोस मीन्स डिजीज, डिजीज मीन्स कोई भी इलनेस, कोई भी बीमारी। तो ऑस्टियोपैथी क्या होगी? ऑस्टियोपैथी होगी जो हमारी, दो वर्ड इसमें जुड़ गए, ऑस्टियो और पैथी। पैथी मीन्स डिजीज, ऑस्टियो मीन्स हड्डियाँ। तो हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी जो है वो आपकी क्या है? ऑस्टियोपैथी। जब भी आपको कहीं भी वर्ड किसी में ऑस्टियो दिखाई दे जाए समझ लेना हड्डियों से रिलेटेड कोई बात हुई है। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑक्टो। ऑक्टो का मीनिंग होता है 8। कोई भी जो जिस चीज़ के 8 कोई भी पार्ट हैं या किसी भी चीज़ में 8 वर्ड आ गया, 8 डिजिट को, 8 नंबर को इंडिकेट करता है अपना ऑक्टो। नेक्स्ट वर्ड है प्लेटिस। प्लेटिस का मीनिंग होता है फ्लैट, चपटा। आप देखते हैं कुछ ज़मीनें अनइवन होती हैं, ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, और एक बिल्कुल सीधा स्पाट, तो उसको चपटे को क्या बोलते हैं? प्लेटिस। प्लेटिस। नेक्स्ट वर्ड है ईएम। ईएम एक सफिक्स है। सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं, पूरा सफ़र करके उस वर्ड के पीछे लग जाते हैं। जैसे पैथोलॉजी में भी पैथ और लॉजी, लॉजी यहाँ पर क्या था? सफिक्स था। जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं। तो ईएम जो है इसका मीनिंग है प्लेस वेयर, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई और चीज़ होती है। वो आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्राई। आपको पुराने चैप्टर याद होंगे, मैंने आपको मीनिंग बताए थे कि मोनो माने 1, बाई माने 2 और ट्राई माने 3। जो ट्राई है वो 3 नंबर को इंडिकेट करता है, ट्राई मीन्स 3। नेक्स्ट वर्ड है पॉस या पोडोस। अब ये पॉस और पोडोस दोनों का मीनिंग होता है फुट, पैर, लेग्स। तो इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिए। ऑक्टोपस। ऑक्टो का मीनिंग हो गया 8, जो 8 नंबर है, 8 डिजिट है वो। पस का मीनिंग पैर, लेग्स। तो ऐसा जानवर, ऐसा क्रिएचर जिसके 8 पैर या लेग हों, तो 8 आर्म्ड सी क्रिएचर। तो यहाँ पर 8 पैरों वाला या 8 हाथों वाला कौन है? एक ऑक्टोपस है जो समंदर में पाया जाता है, एक ऐसा जानवर। प्लेटिस। एक प्लेटिपस। पस माने पैर, प्लेट माने फ्लैट, चपटे पैरों वाला। तो चपटे पैरों वाला जिस कौन होता है वो एनिमल होता है प्लेटिपस। पोडियम। पोड पैर, ईएम मीन्स प्लेटफॉर्म या जगह जहाँ पर स्पीकर खड़ा होता है। अब स्पीकर अपने पैर कहाँ रखता है? पोडियम पर। तो जहाँ पर आपका स्पीकर पोडियम पर पैर रखता है, एक ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पर वो अपने पैर रखता है, बोलता है वहाँ पर खड़े होकर। तो वो जो स्टेज बनी होती है उसको क्या बोला जाता है? पोडियम बोला जाता है, जहाँ पर स्पीकर खड़ा होता है, या वो लेक्चर स्टैंड जिसको बोल देते हैं आम भाषा में। नेक्स्ट वर्ड है ट्राईपॉड। ट्राईपॉड मीन्स, पॉड मीन्स लेग्स और ट्राई मीन्स 3। तो 3 लेग स्टैंड को क्या कहेंगे? ट्राईपॉड। नेक्स्ट वर्ड है चाइर या चीरो। चाइरो, चीर या चाइरो, इसका मीनिंग होता है हैंड। हाथ से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो वो चीर या चाइरो से होगा। मैंसी। मैंसी का मीनिंग होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मीन्स भविष्य बताना, तो आने वाले टाइम के बारे में प्रिडिक्शन करना मैंसी कहलाता है। मैंसी रूट वर्ड है ये आपका। ग्राफिन। ग्राफिन का मीनिंग होता है लिखना। ग्राफ आप जानते हैं हाथ से बनाया जाता है, तो जो चीज़ ग्राफ से बनाई जाती है, हाथ से बनाई जाती है, वो क्या होगी? लिखित, लिखना। हैंड रिटन कोई भी चीज़ है वो आपके ग्राफ से होती है, तो राइट। अब इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिए। चिरोप्रैक्टिक, सेगमेंट कर लो, 2 हिस्सों में बांट लो।
चायरो और प्रैक्टिक। तो चायरो प्रैक्टिक क्या होगी? चायरो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मीनिंग होता है कोई भी जो चीज़ हाथ से की जाए, जो चीज़ बार बार की जाए। तो हाथों से क्या की जाती है? नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम को मेंटेन करना, ये आपका चायरो प्रैक्टिस होता है। नर्व सिस्टम मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप कोई भी चीज़ ठीक करते हैं हाथ से ठीक करते हैं, तो अब हाथ से क्या होगी? मसाज होगी, पैरों से तो नहीं होगी। तो जो चीज़ हाथों से की जाती है यानी कि मसाज से या हाथों की हेल्प से जो भी चीज़ की जाती है वो चायरो प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट है चायरोग्राफी। चायरोग्राफी में फिर से दो हिस्से बना लिया आपने, चायरो और ग्राफी। चायरोग्राफी एक स्टैंडर्ड वर्ड है, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि हैंड राइटिंग का मीनिंग क्या होता है, वो पूछेंगे चायरोग्राफी क्या होती है। तो चायरोग्राफी का मीनिंग हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग तो जो आम बोलचाल का वर्ड है वो है, और जो बुक वर्ड है, जो आपका स्टैंडर्ड वर्ड है, वो चायरोग्राफी है। तो एग्जाम में स्टैंडर्ड वर्ड पूछे जाते हैं। चायरोमैंसी, अब इसमें देखिएगा चायरो से जुड़े हुए कितने सारे वर्ड आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना चायरोमैंसी है। और चायरोपॉडी, तो चायरोमैंसी को हम स्टडी करते हैं। मैंसी का मीनिंग जैसे हमने पहले डिस्कस किया, प्रिडिक्शन। और चायरो किसकी? हाथ को देखकर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ये क्या बताते हैं? ये आपकी पाम रीडिंग करते हैं। तो पाम रीडिंग करके ये आपका भविष्य बताते हैं। पाम रीडिंग कॉमन वर्ड है और चायरोमैंसी आपका स्टैंडर्ड वर्ड है, चायरोमैंसी। नेक्स्ट वर्ड आपका चायरोपॉडी। पॉडी मीन्स फुट, छोटी छोटी बीमारियां जो छोटी चीज़ होती हैं। चायरो मीन्स हाथ से किसी चीज़ को ठीक करना। तो ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स बाय हैंड, जब छोटी छोटी अब चीज़ों को, किसी चीज़ को आप ठीक पैरों से तो नहीं करते, हाथों से ही करते हैं। तो हाथों से किसी चीज़ का ठीक करना क्या कहलाता है? आपका चायरोपॉडी। तो ये सिंपल से वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है अपना कैलोस। कैलोस जो है इसका मीनिंग होता है ब्यूटी, जो कोई भी चीज़ सुंदर है वो कैलोस। पाइजी, पाइजी मीन्स बटक्स। बटक्स क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी का बैक वाला हिस्सा, सिटिंग मसल्स जो होते हैं जिन पर आप बैठते हैं, जिनके सहारे पर चेयर पर आप बैठते हैं, तो क्या रखते हैं आपको? आप बटक्स रखते हैं। ककॉस, ककॉस होता है बैड या अगली। इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिए कितने एक मतलब कि सिस्टम से बनाए हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ग्राफोलॉजी, ग्राफ मीन्स लिखना, हैंड राइटिंग। लॉजी मीन्स उसकी स्टडी। तो हैंड राइटिंग की स्टडी आपकी क्या कहलाती है? ग्राफोलॉजी, एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, कि किसकी हैंड राइटिंग में क्या खासियत है। आप कहते हैं कि कई बार हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को कोई लेटर भेजा गया है कि ये उसने लिखा था या नहीं लिखा था, तो उसकी हैंड राइटिंग का एनालिसिस कौन करेगा? ग्राफोलॉजिस्ट। तो ग्राफोलॉजी क्या होगी? एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी, अब यहाँ पर जो कैली है, कैली मीन्स हैंड राइटिंग, सॉरी ग्राफी मीन्स हैंड राइटिंग और कैली मीन्स सुंदर। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग आपकी क्या होगी? कैलीग्राफी कहलाती है। बच्चे सीखते हैं कैलीग्राफी, सुंदर हैंड राइटिंग। कैलीपाइजिन, कैलीपाइजिन मीन्स पाइजिन्स बटक्स, कैली मीन्स सुंदर। तो जिसका बैक साइड जो पीछे से देखने में सुंदर लगता है वो क्या है? जिनके ब्यूटीफुल बटक्स हैं वो क्या कहलाएंगे? कैलीपाइजिन, कैलीपाइजिन। नेक्स्ट वर्ड है ककोग्राफी। अब कको मीन्स अगली या बैड, ग्राफी मीन्स हैंड राइटिंग। तो जिनकी हैंड राइटिंग गंदी है, जिनकी हैंड राइटिंग बुरी है, पढ़ने में नहीं समझ में आ रही है, वो क्या है? ककोग्राफी। तो ककोग्राफी मीन्स बैड हैंड राइटिंग। आपको ये वर्ड याद रखने के लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर आप इनको अपनी एक नोटबुक मेंटेन रखते हैं। उस नोटबुक में आप अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, जिससे कि आपको तुरंत ये एग्जाम्पल याद रहें और इजी रहे आपको याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है जेरॉन। जेरॉन मीन्स ओल्ड पर्सन। आपको अगर पुराने लेसन अपने याद हों, पुराने चैप्टर्स, पुराने वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, जेरॉन जो वर्ड है ये ओल्ड एज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है सेनेक्स। सेनेक्स का मीनिंग भी ओल्ड होता है। और एसेंट एक सफिक्स है, यहाँ पर हाइफन, एसेंट का मीनिंग है कि ये एक हाइफन है जो किसी वर्ड के पीछे लगेगा। इसका मीनिंग भी होता है ग्रोइंग, यानी कि एज में बड़ा होता हुआ। तो इससे जुड़े हुए वर्ड देखिए, जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी आपको मैंने बता दिया ओल्ड एज। लॉजी मीन्स उस चीज़ की स्टडी। तो जब हम एज्ड पर्सन की स्टडी करते हैं, बूढ़े लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब की स्टडी जब हम करते हैं तो वो जेरेंटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है सेनिलिटी। सेनिलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, सेनिलिटी।
ITY मतलब एक यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। डेटेरियोरेटेड ओल्ड एज, डेटेरियोरेटेड का ओल्ड एज का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग आता है इसका पतन यानी कि गिरना किसी चीज़ का। जब ओल्ड एज में बंदों की आदमियों की सेहत गिरती है तो वो सेनिलिटी कहलाती है। ओल्ड एज में सेहत का गिरना सेनिलिटी कहलाया जाएगा। सेनिलिटी, सेनेक्स आपका ओल्ड से बना था, सेनेसेंस। अब यहाँ पर फिर से दोनों वर्ड सेनेक्स और एसेंट, इन दो वर्ड को मिलाकर आपका बन गया सेनेसेंस। सेनेक्स जो है वो ओल्ड एज से रिलेटेड है और एसेंस आपका सफिक्स लग गया। तो जो ग्रोइंग एज में जो ओल्ड एज हो रही है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वो आप बूढ़े हो रहे हैं, तो जो कंडीशन होती है ऑफ एजिंग एंड ग्रोइंग ओल्ड, एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना, ग्रोइंग ओल्ड का मीनिंग भी होता है बूढ़ा होना, उम्र का बढ़ना और बुढ़ापे की तरफ जाते जाना। तो ये वर्ड आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। पहला जो वर्ड है वो है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन का मीनिंग होता है स्टार। स्टार मीन्स जो हेवनलीज बॉडीज हैं, जो आसमान में आपको चमकते दिखाई देते हैं, वो स्टार। नोटस, नोटस जो है सेलर से जुड़ा हुआ वर्ड है। नोमोस, नोमोस का मीनिंग है अरेंजमेंट। इसका एक मीनिंग लॉ यानी कि नियम और टाइम भी है, अरेंजमेंट आप कहेंगे। कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी आपने वर्ड सुना होगा, कॉस्मोलॉजी वर्ड से निकला ये कॉस्मोस। कॉस्मोस का मीनिंग यूनिवर्स। डिस एक प्रीफिक्स है जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है और जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में ये जुड़ता है उसका मीनिंग उसके उलट कर देता है, उसका एंटोनिम्स बना देता है। अगर आप राइट जाना चाहते हैं तो लेफ्ट जाइएगा, फिर जैसे लाइक का डिसलाइक हो गया। तो इनसे जुड़े हुए वर्ड पढ़ते हैं हम आगे। तो आज का जो नया वर्ड है वो है एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी दो वर्ड से जुड़ा हुआ है, एस्ट्रो और नॉमी। अब यहाँ पर जो एस्ट्रो है, एस्ट्रो का मीनिंग क्या है? स्टार। और नॉमी का मतलब क्या है? उनकी अरेंजमेंट। नोमोस से बना आपका नॉमी, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट होंगे तो किसी न किसी सिस्टम के तहत होंगे, साइंस होगी कोई ना कोई, तो लॉजिक होगा। जहाँ भी कोई लॉजिक आ गया, अरेंजमेंट आ गया, तो वो साइंस हो जाती है वो चीज़। तो एस्ट्रोनॉमी का मीनिंग क्या बन गया? साइंस ऑफ हेवंस, यानी कि स्टार्स की स्टडी जो होती है, हेवंस आकाश में जो है उनकी स्टडी एस्ट्रोनॉमी, उनकी साइंस जो है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में फिर से दो वर्ड बन गए, एस्ट्रो और लॉजी। लॉजी हम आपके पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़ की साइंस या किसी चीज़ की स्टडी, तो आपकी वो लॉजी कहलाती है। तो एस्ट्रोलॉजी। अब स्टार्स की जो स्टडी होती है, जो हमारे ह्यूमंस पर स्टार्स इफेक्ट डालते हैं, ज्योतिष विद्या जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? एस्ट्रोलॉजी। तो नेक्स्ट वर्ड अपना है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो अलग अलग जब आप बांटते हैं तो एस्ट्रो मीन्स स्टार और नॉट मीन्स सेलर, सेलर। तो अब सेलर का मतलब होता है घूमने फिरने वाला। तो अब जो सेलर्स घूमता है यानी कि घूमता फिरता है जो स्टार्स में, वो कौन हुआ? एस्ट्रोनॉट। अब तारों पर तो कोई नहीं घूमता, लेकिन तारों के बीच में जरूर घूमते हैं, वो कौन हुए? एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला कौन थी? एस्ट्रोनॉट। सुनीता विलियम्स कौन है? एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोनॉट। कॉस्मो को भी दो डिवाइड करिए, कॉस्मो मीन्स यूनिवर्स, नॉट मीन्स सेलर। अब ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने वाला, यूनिवर्स में घूमने वाला कौन हुआ? कॉस्मोनॉट। नेक्स्ट वर्ड है एस्टर। अब एस्टर या एस्ट्रो स्टार हो गया, स्टार से रिलेटेड। ये एक नया वर्ड है। आप जैसे इसको देखेंगे ना, एस्टर, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए स्टार से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो जो एस्टर होता है वो एक स्टार शेप्ड फ्लावर होता है। इसको याद रखने की एक ट्रिक यही है कि एस्टर जो है वो स्टार से रिलेटेड है। अब स्टार से रिलेटेड क्या हुआ? कोई स्टार शेप्ड फ्लावर। तो इसको याद करना वेरी इजी। एस्टर मीन्स स्टार से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ है आपकी। मेट्रोनॉम नया वर्ड है आपका। मेट्रो और नॉम दो वर्ड से बना है। मेट्रो हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मेट्रो का मीनिंग होता है किसी चीज़ की मेजरमेंट, मापना किसी चीज़ को। नॉर्म्स का मीनिंग हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, टाइम। तो मेट्रो का मीनिंग क्या हुआ? नापना। और नॉर्म का मीनिंग क्या हुआ? टाइम। तो टाइम की जो मेजरमेंट है, टाइम की जो मेजरमेंट करेगा वो कौन करेगा? मेट्रोनॉम करेगा। और ये किस चीज़ को मापेगा? म्यूजिकल टाइम को। जो म्यूजिकल टाइम को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है आपका? मेट्रोनॉम। नॉम मीन्स अरेंजमेंट, टाइम। मेट्रो मीन्स मापना।
तो एक ऐसा डिवाइस जो टाइम को मापता है, लेकिन ये किस चीज़ को मापता है? म्यूजिकल टाइम को। तो 95% मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा इस वर्ड का, आई होप सो। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्टर। अब डिजास्टर में सफिक्स जुड़ गया आपका डिस, जिसका मीनिंग होता है उलट। एस्टर मीन्स हो गया आपके स्टार्स। तो यहाँ पर मीनिंग समझिए, डिजास्टर यानी कि तारों के उलट। जब आपके तारे, स्टार्स, प्लैनेट्स आपके उलट चलते हैं, जिसको हम भाषा में ज्योतिषी बोलते हैं ना, ग्रह वक्री हो रहे हैं भाई, ग्रहों की चाल टेढ़ी हो रही है, उलट हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ ईस्ट जा रही थी वो वेस्ट जा रही है, कोई ऊपर जा रही थी वो नीचे जा रही है, तो वो क्या हो गए? अब जब वो आएंगे तो महान आफत लेकर आएंगे, आपदाएं लेकर आएंगे, तो मिसफॉर्च्यून, माड़ी किस्मत, बुरे हालात क्रिएट होंगे, डिजास्टर। अब बायोस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है लाइफ। बायोस कहीं भी हो आपको लाइफ ही समझना है इसका वर्ड। जियो, जियो का मीनिंग होता है अर्थ, धरती से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, जमीन से रिलेटेड जियो। बोटेन का मीनिंग होता है प्लांट, और जोइन का मीनिंग होता है एनिमल। तो इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिए, जियोलॉजी। अब जियो क्या है और लॉजी क्या है? लॉजी होता है किसी भी चीज़ की स्टडी या साइंस। तो जियो मीन्स धरती की स्टडी। अब धरती में क्या होता है? जिन चीज़ों से धरती हमारी बनी है वो जियोलॉजी, साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट वर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखिए, लॉजी फिर से साइंस, और बायो का मतलब ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी की सभी क्या हैं? उनकी स्टडी करना साइंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स कहलाता है। लॉजी आपको जहाँ कहीं भी मिले आपने उसकी साइंस ही समझना है, उस चीज़ की स्टडी ही समझना है। तो बायोलॉजी आपको क्लियर हो गया। बायोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जियोमेट्री। जियो का मीनिंग होता है अर्थ, मेट्री मीन्स मेट्रॉन वर्ड से ये बना है। मेट्रॉन मीन्स किसी चीज़ को मापना, किसी चीज़ की मेजरमेंट करना। तो धरती की जो मेजरमेंट है, अब धरती की मेजरमेंट क्या होगी? उसको साइंटिफिक तरीके से मापेंगे, क्योंकि कोई स्फीयर है, कोई ट्रायंगल है। धरती पर जो भी चीज़ें आप देखते हैं, रेक्टेंगल, जो भी आपको शेप नज़र आती हैं, उन शेप्स की जो स्टडी कहलाती है वो आपकी जियोमेट्री कहलाती है। मेट्री मीन्स मेजरमेंट और जियो मीन्स अर्थ। तो अर्थ रिलेटेड जितनी भी शेप्स और फिगर्स हैं उनको मापना, मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स एंड शेप्स। तो ये ज्योमेट्री हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है अपना बोटेनी। बोटेनी में आपको देखिएगा, बोटेन आपको वर्ड नज़र आ ही रहा है। तो ये किस चीज़ की होगी? प्लांट्स की स्टडी। जो प्लांट्स की स्टडी है, प्लांट से रिलेटेड जो भी साइंस है वो आपकी बोटनी कहलाएगी। नेक्स्ट वर्ड आपका जूलॉजी। जूलॉजी में आपको जोइया वर्ड दिखाई दे रहा है। जो जोइया वर्ड है वो एनिमल से रिलेटेड है। तो एनिमल्स की साइंस जो होती है, एनिमल्स की स्टडी क्या होती है? जूलॉजी होती है। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट आटोज। आटोज का मीनिंग होता है सेल्फ, खुद, कोई काम खुद करना। बायोस लाइफ, जियो अर्थ, बोटेन प्लांट, और जोइन एनिमल। तो ये हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। अब इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिएगा। ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में दो वर्ड, ऑटो और PSY। जो PSY होता है इसका मीनिंग होता है एग्जामिनेशन, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ का पता लगाना। तो जो ऑटोप्सी होती है ये एग्जामिनेशन ऑफ टू डिटरमाइन काज ऑफ डेथ, ये मौत के कारणों का पता लगाने के लिए होती है ऑटोप्सी। PSY कहीं मिल गया तो समझ लीजिए उसका कोई ना कोई एग्जामिनेशन है। बायोप्सी, बायो का मतलब लाइफ, PSY मीन्स एग्जामिनेशन। अब बायो का मीनिंग होता है लाइफ। तो जीवित चीज़ों की, जो जिंदा चीज़ें हैं उनका, जीवित चीज़ों की, लिविंग थिंग्स का एग्जामिनेशन क्या होगा? बायोप्सी। बायोप्सी जो होती है वो जिंदा चीज़ों की एग्जामिनेशन है। ऑटोप्सी जो है वो मरे हुओं की डेथ का पता लगाने के लिए। इन दोनों में यही फ़र्क है, उन दोनों में, ऑटोप्सी और बायो में। बायो मीन्स लिविंग, ऑटो मीन्स जो मरे हुओं का काज ऑफ डेथ है। बायोग्राफी, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स हैंड रिटन फॉर्म। ये हम लेसन 3 में सीख चुके हैं कि ग्राफी मीन्स टू राइट, किसी चीज़ के बारे में लिखना। अब किसके बारे में लिखना? स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, जो कोई जिंदा है, जो कोई जीवित है, उसके बारे में लिखना, वो बायोग्राफी कहलाता है। उसकी जो कहानी होती है, जीवनी जिसको कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटो और वर्ड जुड़ गया तो मतलब ये हो गया सेल्फ। तो जो कोई अपने बारे में लिखता है, अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखता है, वो
स्टोरी ऑफ वंस ऑन लाइफ। बायोग्राफी होता है किसी और की जीवनी लिखना। ऑटोबायोग्राफी होता है खुद की जीवनी लिखना, खुद के बारे में ही लिखना। तो ग्राफी आपने पहले वर्ड पढ़ा था, क्लियर हो गया, हैंड रिटन, राइट, लिखना। बायो मीन्स जीवित और ऑटो मीन्स खुद। अब नेक्स्ट वर्ड है जोडियक। जोडियक में जो वर्ड आया है ये एनिमल से रिलेटेड होता है, और IAC जो है ये स्टार्स से रिलेटेड होता है। जो हम राशि पढ़ते हैं, राशिफल, उसमें 12 पशुओं के नाम होते हैं। तो वो जो राशियां होती हैं एनिमल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, उसको जोडियक साइन कहते हैं। इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो वो पशुओं से जुड़ी हुई राशियों के नाम हैं। उनके 12 राशि होती हैं ज्योतिष में, आप सभी जानते हैं ये चीज़ें। तो उनसे जुड़ी हुई जो साइंस हो गए आपके, जोडियक साइन बोलते हैं उसको, एनिमल्स रिलेटेड टू योर एस्ट्रोलॉजी। ऑटोनॉमी, ऑटो में फिर से और नॉमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, नॉमी मीन्स रूल, मैनेजमेंट। पहले हम लेसन 3 में पढ़ के आए हैं। तो सेल्फ रूल, आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेज होते हैं, एग्जांपल मैं देता हूँ, उनको ऑटोनॉमस कॉलेज बोलते हैं। वो कॉलेज अपने रूल खुद बनाते हैं, उसमें किसी यूनिवर्सिटी का या किसी गवर्नमेंट के का कोई दखलंदाजी नहीं होती। वो अपने रूल खुद बनाते हैं, खुद के उनके एग्ज़ाम होते हैं, खुद की उनकी करेक्शन होती है, खुद की उनकी डिग्री होती है, खुद के उनके चांसलर और वाइस चांसलर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एन। इन का मतलब, एन का मीनिंग इन। टॉम, टॉम जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कटना, काटना किसी चीज़ को। टू कटिंग, ए कटिंग। टॉम जहाँ भी मिले समझ लेना कोई चीर फाड़ हुई है। ए किसी वर्ड से पहले लगेगा तो उसका मीनिंग नेगेटिव कर देगा। ये सफिक्स होता है आना। नेक्स्ट वर्ड है आना। आना मीन्स अप, कोई चीज़ ऊपर की तरफ है। डाइचा, डाइचा का मीनिंग होता है किसी चीज़ को 2 हिस्सों में बांट देना। इनटू, इनटू का मतलब 2 उसके पार्ट कर देना। एपी हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं, जिसका मतलब ऑन या अपॉन होता है, किसी चीज़ के ऊपर होता है। फिलो का मीनिंग होता है लैंग्वेज। फिलो लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड है, लैंग्वेज। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंटोमोलॉजी। EN का मीनिंग इन। टॉम का मतलब कटिंग, किसी चीज़ का कटा हुआ पार्ट। लॉजी मीन्स साइंस। अब आप देखते हैं कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा कटी हुई होती है, हिस्सों में कटी होती है, उसकी जो स्टडी है वो क्या है, एंटोमोलॉजी। अब बहुत ज़्यादा हिस्सों में कटे हुए कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। आप देखेंगे इनके बॉडी पार्ट्स, इनके बॉडी सेगमेंट्स दूर दूर होते हैं। मच्छर को देख लो आप, हर चीज़ के टुकड़े जुड़े होते हैं। तो वो क्या हो गई, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो कई बॉडी पार्ट्स कटे हुए होते हैं उनकी स्टडी करना इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, एंटोमोलॉजी। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मीनिंग देखिएगा, एना का मीनिंग है अप, टॉमी का मतलब होता है इन कटिंग। अब ऊपर की तरफ से जो चीज़ कटी हुई हो, अब ऊपर की तरफ से कैसे कटी हुई है, जैसे हमारी बॉडी पार्ट है, हमारी बॉडी पार्ट ऊपर से कटा हुआ, उंगलियां हमारी, हाथ पैर कटे हुए हैं, अंदर से सारे जुड़े हुए हैं। तो जो चीज़ ऊपर से कटी हुई है मीन्स जो ऊपर से अलग अलग हैं, उनकी स्टडी क्या होती है, एनाटॉमी। इसको फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी कहते हैं। डाइकोटोमी, डाइको का मीनिंग क्या है, इनटू। टॉमी मीन्स कटिंग, जो चीज़ 2 हिस्सों में बांट दी गई है, जो चीज़ 2 हिस्सों में कटी हुई है। तो स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में कटी हुई चीज़ की स्टडी क्या कहलाती है, डाइकोटोमी। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ समझ लेनी है। अब इसके बाद है एपिटोम। टोम का मीनिंग होता है कटी हुई, एपी का मीनिंग ऊपर या अपॉन। तो जब हम कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसकी समरी लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं, उसके मेन पार्ट्स को काट लेते हैं, ऊपर ऊपर के पार्ट्स को। तो ऊपर ऊपर के पार्ट्स को काट कर जो चीज़ लिखी जाती है उसको एपिटोम कहते हैं। एग्जाम में आपसे समरी का मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आपका एपिटोम का मीनिंग पूछा जाएगा। तो उसका मीनिंग क्या हो गया, समरी। नेक्स्ट वर्ड आपका फिलोलॉजी। अब फिलोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ, फिलो का मीनिंग है लैंग्वेज, लॉजी का मीनिंग उसकी साइंस। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज की जो है वो चीज़ फिलोलॉजी। सोशल, अब इसमें ए आपका सफिक्स लग गया, सॉरी प्रीफिक्स लग गया, सोशल आपका प्रीफिक्स है, दोनों वर्ड को मिलाकर क्या बन गया, असोशल। अब सोशल का मीनिंग होता है समाज से जुड़ना, समाज के साथ कनेक्ट रहना। असोशल हो गया तो लोगों से उसका कनेक्शन कट जाता है, वो असामाजिक हो जाता है। लेकिन
असामाजिक का मतलब ये हो गया कि वो समाज में रहने लायक नहीं है या समाज से उसकी दूरी बढ़ चुकी है। तो ये दोनों चीज़ें जुड़कर एक ऐसा आदमी जो समाज से कटा हुआ है। विदड्रा का मीनिंग होता है दूर कर लेना, वापस ले लेना कोई भी चीज़। तो कांटेक्ट किससे ले लिया उसने वापस? लोगों से। तो ऐसा इंसान जो समाज से कटा कटा रहता है, जो समाज में नहीं रहता, समाज से अलग थलग रहता, वो क्या होता है? असोशल। वेरी सिंपल है ये वर्ड असोशल, इसमें प्रीफिक्स है। सोशस, सोशियस का मीनिंग होता है कंपेनियन, फ्रेंड, साथी। एंगलस, एंगल से बना, इंग्लिश लोगों के लिए यूज किया जाता है। इंग्लैंड जो है वो सारा का सारा कटा फटा हुआ है, एंगल्स में बटा हुआ है, इसलिए उसको एंगलस बोला जाता है। बिब्लियन, बिब्लियन जो है वर्ड बुक से रिलेटेड है। अब इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिएगा। बिब्लियोफिले, बिब्लियो का मीनिंग बुक से रिलेटेड कोई भी चीज़, फिले का मीनिंग होता है लव करने वाला, फिले। तो जो बुक से प्यार करता है बिब्लियोफिले, बुक लवर को क्या बोला जाता है? बिब्लियोफिले, बुक लवर। एंग्लोफिले, अब एंग्लो किस चीज़ से जुड़ा हुआ वर्ड है? इंग्लिश से। एंग्लोफिले, फिले मीन्स लवर हु इज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपल एंड कस्टम्स, जो अंग्रेज लोगों से और उनके कस्टम से प्यार करता वो कौन है? एंग्लोफिले। इंग्लैंड का नाम ही इंग्लैंड एंगल से पड़ा है। एंगल का मतलब जो कोण होते हैं। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशस जो है कंपेनियन, साथी, फ्रेंड्स। तो हमारा जो समाज है ये भाईचारे से बना हुआ है। तो भाईचारे से बना हुआ जो समाज है ये कैसे बना, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये हो गया साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। टॉम का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ बड़ी। अब कई चीज़ें बड़ी जब चीज़ें होती हैं तो वो आपको बोर करती हैं, तो वो डल हो चुका है। और दूसरा, ऐसी बड़ी बड़ी किताबें जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे चैप्टर्स हैं उनके, जो आपको बोर भी कर सकती हैं। जितने भी ये ग्रंथ होते हैं आप देखेंगे ये कॉमन पीपल के लोगों के बस में नहीं आते, इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल से समझ में आती हैं। तो हैवी जो बुक्स हैं, हैवी का मतलब इन साइज, नॉट इन शेप और इन वेट, बड़े बड़े जिनमें चैप्टर होते हैं वो टॉम होती हैं। पहला जो वर्ड है वो है हमारा नोटस। नोटस का मीनिंग होता है नोन, जिसको आप जानते हैं। नोटस, नोटस मीन्स जिसको आप जानते हैं, नोन। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो देखिएगा, समस। समस का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। किसी भी चीज़ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है? आपका समस है। नेक्स्ट आपका कोरिगो। कोरिगो का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को ठीक करना, करेक्ट, टू करेक्ट। टू करेक्ट इंग्लिश में वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है वेटस। वेटस का मीनिंग है वो ओल्ड। इसको एक्सपर्ट भी कहते हैं। जो जितना ओल्ड होता जाता है वो उतना उसका उस चीज़ का एक्सपर्ट होता जाता है। तो वेटस जहाँ कहीं आपको देखे मिलेगा वर्ड तो आप उन्हें उसको एक्सपर्ट समझना है। नेक्स्ट वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मीनिंग होता है बर्थ या ओरिजिन। अब जेनेसिस जीन से बना है। जीन का मतलब ही होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की, बर्थ होना। तो जेनेसिस मीन्स बर्थ या ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कोई चीज़ कहाँ से आई है। जेनेसिस, जीन्स आपसे वाकिफ हैं। सीन, सीन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को जानना, नोइंग होना, किसी चीज़ की आपको नॉलेज होना, वो सीन कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं आज के नए वर्ड्स। तो पहला जो हमारा वर्ड है ये है नोटोरियस। नोटोरियस का मीनिंग क्या होता है? अब इसमें देखिएगा, नोटस का मीनिंग क्या है? नोन, जिसको लोग जानते हो, जो फेमस हो। लेकिन फेमस होता है अच्छे कामों के लिए। जो अच्छे कामों के लिए फेमस है वो फेमस होता है, लेकिन जो बुरे कामों के लिए होता है वो फेमस नहीं होता, वो बदनाम होता है। तो जो नोटोरियस है वो है अनफेवरेबली नोन। हिंदी में एक वर्ड है प्रख्यात, एक वर्ड है कुख्यात। तो ये जो कुख्यात होता है वो होता है किसी न किसी चीज़ के लिए बदनाम। कुछ लोगों की पॉलिसी होती है कि ना बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं खाली फेमस होने के लिए, उनको नोटोरियस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना कंज्यूमेट। अब कंज्यूमेट में देखिएगा, समेट वर्ड जो आया हुआ है इसका मीनिंग होता है हाईएस्ट, ऊंचे वाला। अब कंज्यूमेट यानी कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल अचीव कर चुका है किसी न किसी कला में, आर्टिस्टिक या फिनिश्ड, अपना अचीवमेंट हासिल कर चुका है, सबसे टॉप पोजीशन वो ले चुका है। तो यहाँ पर आपको कंज्यूमेट वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसके साथ अगर आप लायर लगाएंगे तो कंज्यूमेट लायर यानी कि एक ऐसा इंसान जो झूठ बोलने का एक्सपर्ट है, झूठ बोलने में टॉप है। कोई शराब पीने में जो फेवरेट है, पीएचडी की हुई है जिसने शराब पीने की, तो वो कंज्यूमेट अल्कोहलिस्ट, अल्कोहलिक। तो यहाँ पर आपने दो वर्ड समझ लिए हैं, नोटोरियस और कंज्यूमेट। इन दोनों वर्ड्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आप देखिएगा,
इनकॉरिजिबल, कॉरिजिबल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको सुधारा ना जा सके। ये कोरिगो वर्ड से आया है। कोरिगो का मीनिंग होता है टू करेक्ट। इन मैं आपको चैप्टर 4 में समझा चुका हूँ, जिस वर्ड से पहले इन प्रीफिक्स आ गया इसका मतलब नेगेटिव हो जाता है, उस चीज़ को होना ही नहीं है। तो बियॉन्ड का मतलब होता है परे। तो बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, वो इतने हिसाब से इस लेवल का वो खराब हो चुका है। कोई इनकॉरिजिबल लायर है, इसका मीनिंग ये है कि वो इतनी ज़्यादा झूठ बोलने का आदी है कि उसको आप सुधार नहीं सकते, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, सीधा नहीं बना सकते। इनकॉरिजिबल, बियॉन्ड रिफॉर्म होता है इसका मीनिंग। कोरिगो ठीक करना, इनकॉरिजिबल जिसको ठीक ना किया जा सके। तो यहाँ तक आपको ये वर्ड समझ में आ गए होंगे। इनके साथ कोई और आप वर्ड लगाएंगे तो उसका मीनिंग यही हो जाएगा। जैसे कोई ना कोई मिस्टेक की, उसको आप ठीक कर नहीं सकते, ज़िंदगी में कोई भी मिस्टेक होगी उसको आप ठीक नहीं किया जा सकता, तो दैट वाज इनकॉरिजिबल। अब नेक्स्ट वर्ड है इनवेटरेट। अब इसमें देखिएगा, वेटस से आपका बन गया ओल्ड। वेटस यहाँ पे देखेंगे ओल्ड से लिया गया है। ओल्ड का मतलब क्या है? जो काफ़ी टाइम गुजार चुका है, जो काफ़ी टाइम हो चुके हैं, यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग। अब लॉन्ग स्टैंडिंग क्या होती हैं? हैबिट्स होती हैं जो लंबे टाइम तक चलती हैं, जो परमानेंट हैबिट बन जाती है। जो कोई झूठा है, उसको झूठ बोलते बोलते टाइम काफ़ी हो गया है, तो वो इनवेटरेट लायर हो गया है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट क्या होगी आपकी? इनवेटरेट। इनवेटरेट का मीन होता है लंबे टाइम तक रहने वाली कोई चीज़। नेक्स्ट वर्ड आपका कॉन्जेनिटल। अब कॉन्जेनिटल में जो कॉन है ये मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे पढ़ाने वाला हूँ। जेनिटल, जेनिटल जो है जेनेसिस से बना है, जिसका मीनिंग होता है बर्थ। अब यानी कि कॉन का जो मीनिंग है वो होता है साथ, किसी चीज़ के साथ। तो अब जेनिटल का मीनिंग क्या हो गया? जो बर्थ से हो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो बाय बर्थ हो, जो फ्रॉम बर्थ हो, जो जन्म से ही, जन्मजात जिनको हम बोलते हैं, जन्मजात है ये चीज़, तो वो उसकी क्या होती है? कॉन्जेनिटल। कॉन मीन्स साथ, जेनिटल मीन्स बर्थ से। तो जो बर्थ से साथ आई हो वो कॉन्जेनिटल है। तो यहाँ पर दो वर्ड आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक और वर्ड नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, अनकंसियनेबल। अब यहाँ पर इसको सेगमेंट कर दीजिए। अन आप पहले जान चुके हैं, जिस भी वर्ड से जुड़ेगा नेगेटिव, उस चीज़ के बिना। कॉन विद होता है, कॉन का मीनिंग। तो अन और कॉन मिलकर क्या बन गए? विदाउट। सीन का मीनिंग होता है नोइंग, यानी कि नॉलेज, पता होना किसी चीज़ का। एबल, उस चीज़ के लायक, उस चीज़ के योग, उस चीज़ के समर्थ होना। तो अनकॉन्सियनेबल का मीनिंग क्या हुआ? अनकॉन्सियनेबल। सीन मीन्स नॉलेज, जिसको कोई जानकारी ना हो, जो होशो हवास में ना हो, जिसको कुछ अता पता आसपास का ना चल रहा हो। तो विदाउट कॉन्शियंस का मीनिंग हो गया जो होशो हवास में ना हो, जिसको किसी चीज़ का पता ना चल रहा हो। ग्लिब, ग्लिब का मीनिंग, एक ग्लिब अपने आप में एक वर्ड भी है जिसका मीनिंग होता है स्मूथ, लेकिन यहाँ पर जब इसका मीनिंग आता है ये आता है सस्पिशियली स्मूथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी चतुराई से, बड़ी ही सीधे तरीके से, बिना किसी को पता लगने दिए झूठ बोलते रहते हैं। तो वो सस्पिशियली स्मूथ का मीनिंग हो गया कि जो तुम बोल रहे हो, जो इतना अच्छा लग रहा है सुनने में, इसके ऊपर डाउट हो रहा है कि ये झूठ ही हो सकता है। तो यूज दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। स्मूथ का मीनिंग चिकना या अच्छाई से। अना एक नया प्रेफिक्स आपका। अना का मीनिंग होता है नेगेटिव, ये जिससे भी पहले लगेगा तो उसका मीनिंग नेगेटिव कर देगा, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब जो किसी वर्ड से पहले लगता है। कॉन, कॉन टुगेदर, किसी के साथ होना। सिन या सिम, इनका मीनिंग होता है टुगेदर, इनका मीनिंग भी किसी चीज़ के साथ होना होता है। तो यहाँ पर दो वर्ड आप देख चुके हैं। इन भी एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, जो किसी वर्ड से पहले लग के उसका नेगेटिव कर देगा। क्रोनोस होता है टाइम, टाइम से रिलेटेड जहाँ भी आपको क्रोनोस मिले समझ लें टाइम की बात हो रही है, लंबे टाइम की। अब पहला वर्ड आपका क्रॉनिक। क्रॉनिक का मीनिंग क्या होता है? गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, जो लंबे टाइम तक चीज़ें चलती रहें। यहाँ पे देखेंगे क्रोनोस से टाइम हो गया, एक आपका वर्ड बन गया क्रॉनिक। तो ऐसी डिसीज या ऐसी कोई भी चीज़ जो लंबे टाइम तक चलती रही हो। जैसे खांसी की बीमारी कई बार बोलते हैं ना, क्रॉनिक कफ हो गया, इसको लंबे टाइम से खांसी थी, बिगड़ गई इसकी खांसी। अनाक्रोनिज्म, अना नेगेटिव कर दिया इसने मीनिंग आपका, अना। क्रोनिज्म, क्रोनोस टाइम से रिलेटेड हो गया। इज्म एक प्रैक्टिस, कोई भी काम करने की आदत। तो अगर आज के ज़माने में किसी के पास नोकिया 1100 फ़ोन है तो वो क्या है? आउट ऑफ द टाइम है, वो समथिंग आउट ऑफ द
टाइम। अगर कोई पुराने ज़माने की ड्रेस पहन के आ गया तो वो क्या है, वो भी आउट ऑफ द टाइम। तो वो दोनों चीज़ें, दोनों एग्जाम्पल क्या है, अनाक्रोनिज्म हो गया। ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस जो है अनाक्रोनिज्म। कोई बेल बॉटम पहन रहे अमिताभ के टाइम की, अनाक्रोनिज्म। तो ये वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इनकंग्रुइटी, इन नेगेटिव कर देता है। कंग्रुइटी जो वर्ड है ये प्लेस से रिलेटेड होता है। कंग्रुइटी का मीनिंग ही होता है प्लेस से रिलेटेड। तो इन का मीनिंग हो गया नेगेटिव। तो जो चीज़ प्लेस से बाहर है, समथिंग आउट ऑफ प्लेस। समथिंग आउट ऑफ प्लेस के लिए आप इनकंग्रुइटी वर्ड का यूज करेंगे। इसका मीनिंग उस जगह से बाहर या उस जगह से दूर का मीनिंग आपको मिलेगा जब आप इसको इन द कंटेक्स्ट पढ़ेंगे, इनकंग्रुइटी। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनो का मीनिंग होता है टाइम से रिलेटेड, लॉजी मीन्स स्टडी। आप पहले इस वर्ड को समझ चुके हैं कि लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। तो टाइम की स्टडी जो होती है, एक टाइम की स्टडी क्या होती है, जैसे कोई चीज़ कब होगी, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। एक कैलेंडर बना होता है जिसमें पहले से ही हर चीज़ फिक्स होती है कि किस डेट पर क्या घटित होना है, किस डेट पर क्या इवेंट ने मनाया जाना है, कौन सा त्यौहार हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी आप देखेंगे पास्ट में जो इवेंट्स हुई उनकी भी एक कैलेंडर बना होता है कि किस डेट में क्या क्या हुआ, और आने वाले चीज़ों का भी एक इवेंट शेड्यूल होता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। इसमें दो वर्ड आ गए, दो रूट वर्ड आ गए, क्रोनो और मीटर। मीटर जो आपका मेट्रॉन से बना है, आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं ये। क्रोनो का मीनिंग होता है टाइम, मीट्रॉन का मीनिंग होता है मापने वाला। तो एक ऐसी डिवाइस दैट मेजर्स टाइम वेरी एक्यूरेटली, जो टाइम को बहुत एक्यूरेटली मापती है। तो ऐसी जो डिवाइस है वो क्रोनोमीटर कहलाती है। यहाँ पर दो रूट वर्ड जुड़ के नया वर्ड बन गया है। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रो, सिन आप पढ़ चुके हैं टुगेदर, क्रोनो का मीनिंग पढ़ चुके हैं टाइम। तो जो सेम टाइम पर हुआ हो, क्रोनो का मतलब टाइम। और जेसन या एशन जब भी लगेगा तो इसका मतलब हो गया प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जो सेम टाइम पर दो हुए हों, इकट्ठे हुए हों। तो एक्ट ऑफ ऑकरिंग और काजिंग टू ऑकर एट द सेम टाइम। आप जैसे आजकल देखेंगे कि एक ईमेल आईडी दो डिवाइस पर आप चलाते हैं तो वो सिंक्रोनाइज कर देता है दोनों को डाटा का। तो दोनों का डाटा जब एक सेम टाइम पर एक साथ हो गया तो वो आपका सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एक्ट ऑफ ऑकरिंग और काजिंग टू ऑकर एट द सेम टाइम, यहाँ पर यही मीनिंग हो गया है। आप कोई गेम खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ जब आप इकट्ठा जोड़कर खेलते हैं तो वो भी क्या हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया। कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक टाइम पर दो जगह यूज हो रही है, तो यह कोई भी ऐसी इवेंट है जो चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं, तो एक्ट ऑफ ऑकरिंग और कॉजिंग टू ऑकर एट द सेम टाइम। जब दो इवेंट साथ जुड़ रही हो, दो घटनाएं साथ हो रही हो, तो वो सिंक्रोनाइज होता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। जेनेसिस का मीनिंग है बर्थ, ओरिजिन, आप पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। अब इससे जुड़े हुए कुछ नए वर्ड देखिएगा। जेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स आपको क्लियर हो ही गया, जीन से आया जेनेटिक्स से। तो जेनेटिक्स का मतलब बर्थ। अब जेनेटिक्स होगी स्टडी किस चीज़ की, हेरिडिटी की। अब हेरिडिटी क्या होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होती है ना हमारी। तो हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, किस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, हेरिडिटी। तो उस चीज़ की जो स्टडी है, हेरिडिटी का मतलब होता है शुरुआत कहाँ से हुई, पूर्वज कौन थे, वो सब चीज़ें जेनेटिक्स। जेनोलॉजी, लॉजी मीन्स साइंस, स्टडी। अब जीन्स की स्टडी क्या कहलाती है, अब हमारे जीन्स कहाँ से आए, हमारे पूर्वजों से। तो हमारे पूर्वजों से जहाँ को जीन्स कहाँ से मिले, उनके पूर्वजों से। तो वो जो स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री कहलाएगी, पूर्वजों की जो स्टडी कहलाएगी वो जेनोलॉजी कहलाई जाएगी। नेक्स्ट वर्ड आपका देखिए जेनिटल्स। अब जेनिटल्स बर्थ से रिलेटेड हो गए। अब बर्थ किन से होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। हमें जो बर्थ देने वाले ऑर्गन्स हैं, मेल फीमेल के आप पढ़ चुके हैं, वो जेनिटल्स कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एम का मीनिंग होता है इन किसी चीज़ के अंदर होना। तो अब इससे नेक्स्ट देखिए टैली। टैली का मतलब होता है दूर का, डिस्टेंस। आपने टेलीविजन, विजन माने देखना है, टैली मीन्स दूर से। तो दूर से देखना है डिस्टेंस से। यहाँ पे टैली क्लियर हो गया आपको। टेलीविजन दूर का देखना, दूरदर्शन, इसीलिए उसको दूरदर्शन कहा जाता है। इसी तरह आपका टेलीफोन, फोन का मीनिंग साउंड और टेली का मीनिंग दूर से। तो जो दूर से आने वाली साउंड है वो क्या कहलाई, टेलीफोन। टैली के और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग बनेंगे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका एंटी। एंटी का मीनिंग क्या है, अगेंस्ट, किसी चीज़ के विरुद्ध होना, किसी चीज़ के खिलाफ होना। नेक्स्ट आपका सिम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, टुगेदर। पैथोस का हमने पहले पढ़ा था डिजीज, बीमारी, लेकिन अभी एक नया वर्ड भी आपने सीखना है। इसका मीनिंग एक फीलिंग भी होता है।
फीलिंग मतलब आप सभी जानते हैं कि फीलिंग क्या होता है, भावनाएं, एहसास किसी भी चीज़ का। तो ये आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे जुड़ा हुआ वर्ड देखिएगा, सिंपैथी। सिम का मीनिंग आप पढ़ चुके हैं, टुगेदर। सिंपैथी, पैथी मीन्स बीमारी या यहाँ पर फीलिंग। अब नया वर्ड हमने फीलिंग समझना है, तो सिंपैथी, शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग समवन्स फीलिंग्स। सिम का मतलब हो गया टुगेदर। अगर हम सामने वाले की भावनाओं जैसा ही हम फील कर रहे हैं तो हम सिंपैथी फील करेंगे, हम उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है टेलीपैथी। अब टेली का मीनिंग हो गया दूर से, पैथी का मीनिंग हो गया फीलिंग्स। तो दूर से हम किसी की भावनाएं शेयर करते हैं, बैठे बिठाए हमें किसी की अचानक याद आती है तो वो क्या है, कम्युनिकेशन फ्रॉम डिस्टेंस, और वो भी हमें उसी टाइम पर फोन कर देता है, याद आ जाती है, टेलीपैथी। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटी अलग कर दो, पैथी अलग कर दो। पैथी का मीनिंग फीलिंग्स, एंटी का मीनिंग उसका उल्टा, यानी कि नेगेटिव मीनिंग हो गया। अब फीलिंग्स का नेगेटिव, लाइक फीलिंग को अगर हम मीनिंग लें लाइक करना, पसंद करना, तो उसका उल्टा क्या बनेगा, नापसंद करना। तो किसी चीज़ के प्रति आपकी कोई नापसंदगी है और वो भी हाई लेवल की है, यानी कि जिसको हम नफरत का लेवल कहते हैं, घृणा का मतलब का लेवल कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। नेक्स्ट उसी तरह अपैथी। ए का मीनिंग हो गया उस चीज़ के बिना, अपैथी मीन्स फीलिंग, तो फीलिंग्स के बिना क्या चीज़ होगी, अपैथी। अपैथी मीन्स लैक ऑफ फीलिंग। लैक का मीनिंग होता है किसी चीज़ की कमी होना। अब जिसमें फीलिंग्स की कमी है वो क्या है, अपैथी। आपको दो वर्ड क्लियर हो गए हैं। अब एम्पैथी। एम सिनोनिम्स हो गया, एम का मीनिंग है इन, किसी चीज़ के अंदर होना। पैथी का मीनिंग क्या है, फीलिंग्स, तो किसी के फीलिंग्स के अंदर जाना। अब किसी की फीलिंग्स के अंदर जब हम जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको पहचानेंगे। तो किसी दूसरे की फीलिंग्स को पहचानना, किसी दूसरे के हालात को समझना क्या कहलाएगा, आपका एम्पैथी। तो जब हम किसी सामने वाले की फीलिंग्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो इट मीन्स वो हमारे क्या होगी, एम्पैथी होगी, दूसरों की फीलिंग्स को समझना। नेक्स्ट आपका ग्रेक्स। ग्रेक्स का मीनिंग या ग्रेगिस का मीनिंग होता है हर्ड या फ्लॉक, ग्रुप जिसको हम कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जब बनते हैं तो उसको हर्ड या फ्लॉक कहा जाता है। ग्रुपिंग की कोई भी चीज़ है, ग्रेक्स या ग्रेगिस है जो ग्रुप में है। ई एक सफिक्स है जिसका मीनिंग होता है आउट, उस चीज़ से बाहर या उस चीज़ के बिल्कुल दूर। ओमनी, ओमनी का मीनिंग होता है ऑल, जो हर कहीं हो, जो सब जगह हो, ऑल जिसमें सब कुछ हो। नी एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है नेगेटिव, नेगेटिव मीनिंग ही देगा ये आपका। प्री, प्री का मीनिंग होता है पहले, जैसे प्री नर्सरी, नर्सरी से भी पहले। से का मीनिंग होता है अपार्ट, दूर होना, किसी चीज़ से दूर होना का जो मीनिंग है वो से आता है। अब इससे जुड़े हुए वर्ड देखिए, एग्रीगियस। एग्रीगियस में क्या हो गया कि ग्रेगिस आपका प्रीफिक्स वर्ड हो गया, इसका मीनिंग हो गया ग्रुप। अब ई का मतलब हो गया आउट, तो जो ग्रुप से आउट हो। अब ग्रुप, एक ग्रुप बना हुआ है सेम काइंड के लोगों का, सेम क्वालिटी के लोगों का, तो उस ग्रुप से जो भी चीज़ बाहर है वो क्या होगी, एग्रीगियस। अब एग्रीगियस क्या हुआ, ग्रुप से बाहर क्यों था, क्योंकि वो बुरा था। तो आउटस्टैंडिंगली बैड, जो दूर से ही आपको औरों से अलग करता है, आपकी बुरी पहचान बनाता है, वो क्या हो गया आपका आउटस्टैंडिंगली बैड। नेक्स्ट है ओमनीसियंस। ओमनीसियंस, ओमनी का मीनिंग होता है ऑल और सियंस का मीनिंग होता है नॉलेज। ओमनी का वर्ड आप पढ़ चुके हैं, तो ओमनीसियंस जिसको सब नॉलेज हो। अब जिसको सब नॉलेज होती है वो क्या होता है, इनफाइनाइट नॉलेज। इनफाइनाइट का मीनिंग यहाँ पर ऑल है, अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो। प्री साइंस। अब साइंस का मीनिंग क्या है, नॉलेज, और प्री का मीनिंग क्या है, बिफोर। तो यहाँ पर दो चीज़ें जुड़ गई, प्री और नॉलेज। प्री का मतलब पहले, एक प्री का जो मीनिंग है वो फोर भी होता है, फोर का मतलब होता है पहले से ही। नॉलेज मीन्स ज्ञान होना, जैसे कई बार कहते हैं ना अंदेशा होना, शक होना, तो वो सब चीज़ें क्या है आपकी प्री साइंस है, पहले से ही कुछ पता होना। नी साइंस, साइंस माने नॉलेज, नी मीन्स नेगेटिव, यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो नी साइंस का मतलब क्या हो गया, जिसको नॉलेज ना हो, यानी कि ऐसा कौन होता है, इग्नोरेंस, बेवकूफ़ी। नॉलेज ना होना, इग्नोरेंस, जिसको नॉलेज ना हो, इग्नोरेंस है आपका। तो दो वर्ड यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं आपके। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस, ग्रेगेस क्या है, हर्ड या फ्लॉक, ग्रुप, टुगेदरनेस। अब कौन होंगे, जो एक साथ रहते होंगे, तो जो एक साथ रहते हैं वो ग्रुप में रहेंगे। तो हर्ड और फ्लॉक का क्या हो गया, जो फ्रेंडलीनेस। अब आपस में रहेंगे तो उनमें आपसी दोस्ती तो बनेगी ना, तो वो सब चीज़ें क्या होगी आपकी, फ्रेंडलीनेस या ग्रेगेरियस आपका बन गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट आपका कॉन्ग्रीगेशन।
कॉन जो है इसका मीनिंग होता है साथ। ग्रेशन मीन्स ग्रुप। अब किसी चीज़ों को आप एक साथ रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना। तो मैसिंग टुगेदर, मैस का मीनिंग होता है ग्रुप बनाना, इकट्ठा करना, एक साथ जोड़ के चीज़ों को इकट्ठा करना आपका कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है, इकट्ठा करना। सेग्रीगेशन, से का मीनिंग क्या होता है, अपार्ट। से आप देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, अपार्ट, दूर करना, अलग करना। ग्रेशन मीन्स जो ग्रुप है, जो हर्ड है आपका, उससे अलग करना। तो अलग करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मीनिंग होता है बाहर निकालना। तो ग्रुप से किसी को आपने बाहर कर दिया, समाज से बाहर कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका सेग्रीगेशन। छटाई कर दिया आपने, सेग्रीगेशन हो गया है। नेक्स्ट आपका एग्रीगेट। अब एग्रीगेट का मतलब क्या है, गेट यहाँ पर क्या है, इकट्ठा करना, होल सारा। एग्रीगेट एक चीज़ों को इकट्ठा करके बताना, उनका टोटल करके बताना। जैसे कई बार आप मार्क्स वगैरह देखते हैं तो उसमें सभी चीज़ों को इकट्ठा करके उनका एवरेज निकाला जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका एग्रीगेट परसेंटेज कहला जाता है। ओवरऑल परसेंटेज या टोटल का जो परसेंटेज होता है, होल ओवरऑल आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, वो किससे पता चलता है, आपके एग्रीगेट मार्क से पता चलता है। तो सो डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ रूट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स और उनके यूजेस, और उनसे जुड़ी हुई काफ़ी वकैब आपने अब सीख ली होगी। तो आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे फेसबुक पेज पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या आपको मुझसे चाहिए, इसमें और ज़्यादा मैं इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियोस को आप सभी पहले अच्छे से समझिएगा, फिर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मुझे खाली व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे आपके क्रिटिकल व्यूज चाहिए, जिसमें आप मुझे क्रिटिक्स करें, मुझे कमियां बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से वीडियोज बनाऊं, और फिर जाकर आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैप्पी लर्निंग, और कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग मी, कीप लाइकिंग मी। थैंक यू वेरी मच।